प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज बात उस विषय पर जिसको लेकर संसद में काफी हंगामा रहा। दरअसल अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है। जो बाइडेन का दौर खत्म हो गया, एक बार फिर ट्रंप सरकार अस्तित्व में आ गई है। ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान यह कहा था कि पहले कार्यकाल में वो जो कुछ नहीं कर पाए थे चाह कर भी, उन तमाम अधूरे कामों को वह अपने दूसरे कार्यकाल में पूरा करेंगे। ट्रंप के आने के साथ ही पूरी दुनिया इस बात को लेकर आशंकित थी कि पता नहीं क्या कुछ ट्रंप करेंगे। ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान दो मुद्दों को लेकर बड़े हमलावर थे। पहला था टैरिफ के मसले पर। उनका मानना था कि दुनिया के तमाम देश अमेरिका से अपना उल्लू साध रहे हैं और अमेरिका दुनिया की चिंता करने के चक्कर में अपना नुकसान कर रहा है। व्यापार के अंतर्गत उसे घाटा होता है। दुनिया के तमाम देश अमेरिका के बने हुए उत्पादों पर बड़ा बड़ा टैक्स लगाते हैं, जबकि अमेरिका उनको अपने यहां का सामान सस्ते टैक्स के आधार पर बेचने की इजाजत देता है। उन्होंने कहा था मैं सत्ता में आया सब बदल दूंगा। उन्होंने वो सिलसिला शुरू कर दिया। दूसरा, ट्रंप ने इस बात को लेकर बहुत नाराजगी हमेशा जताई कि बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं। दुनिया भर के लोग बिना कागजात के, बिना अनुमति के अमेरिका को अपना घर बनाकर बस जा रहे हैं और इसके चलते जो अमेरिका का अपना निवासी है, अपना नागरिक है, उसके हित प्रभावित हो रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कि मुझे आने तो दो, सबको बाहर निकाल दूंगा। ट्रंप ने निकालना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने जब निकालना शुरू किया तो उसका तरीका काफी आक्रामक है। ट्रंप इस बार जिन लोगों को अमेरिका से देश निकाला दे रहे हैं वो दुर्दांत होता है, कमोबेश उस तरीके का व्यवहार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इन अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान के माध्यम से उनके देशों में भेजा जा रहा है और जब उन्हें भेजा जा रहा है तो बाकायदा हथकड़ियां पहनाकर बंधे हाथ बंधे पैरों के तौर पर उनके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। अब इतना सब कुछ हो रहा है तो हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं? हम इस पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत भी उन तमाम देशों में शामिल है जिनके निवासियों को निर्वासित किया गया है। कल 5 फरवरी को अमृतसर के हवाई अड्डे पर एक सैन्य अमेरिकी विमान उतरा जिसमें 104 भारतीयों को हथकड़ी बांधकर उतारा गया। उन चित्रों को देखकर तमाम देशवासी व्यथित हैं और इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस बात को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, भाई जिस नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती के किस्से किसी समय सुनाए जाते थे, बताए जाते थे, उन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार। तमाम विपक्षी दल आज संसद परिसर में हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन करते हुए ये जताने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी का कोई इकबाल नहीं है, इस देश की सरकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई वजूद नहीं है। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज संसद में इस पर अपना बयान दिए। उन्होंने बताने की कोशिश की इसमें कुछ भी नया नहीं है। अमेरिका की इस संदर्भ में स्पष्ट नीति अतीत में भी रही है, उसी नीति का पालन अभी भी किया जा रहा है और भारत भी इस नीति का समर्थन करता है। भारत खुद भी अपने यहां पर किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से रहने की इजाजत नहीं देता है। तो क्या मामला इतना ही सरल है? ये सवाल है। क्या अवैध प्रवासियों को भेजने के लिए इतने आक्रामक तरीके का उपयोग जायज है? इस पर हम बात करेंगे। क्या ये वाकई नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की विदेश नीति की विफलता के तौर पर देखा जाना चाहिए? ये सवाल है। क्या इससे भारत और अमेरिका के संबंध आने वाले समय में प्रभावित होंगे? ये भी सवाल है। और भारत क्या इसका सशक्त तरीके से प्रतिकार करेगा या सर झुकाकर इसे स्वीकार करेगा? ये भी सवाल है। तो सवाल बहुतेरे हैं, इन पर ही आज हम एक गंभीर विमर्श करने की चेष्टा करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र जाने माने विचारक वॉल्टेयर का दिया हुआ है। वॉल्टेयर ने कहा था कि अपराध करने के बाद भय उत्पन्न होता है और यही उसका दंड है। आशय ये कि अगर कोई अपराध आप कर रहे हैं तो उसका भय उत्पन्न होना चाहिए। अगर उसका भय हुआ तो ये दंड है। पर भय उत्पन्न कैसे होगा? भय उत्पन्न तब होगा जब परिस्थितियां ऐसी लगेगी जिसमें व्यक्ति आशंकित हो उसके साथ बुरा या बहुत बुरा हो सकता है। अब जो लोग दाएं बाएं के तरीकों से दूसरे देश में सुनहरे भविष्य का सपना लिए दाखिल हो जाते हैं तो किस तरीके के परिणाम को प्राप्त हुआ जा सकता है वो निर्वासन के वर्तमान तरीके से दिख रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हैं और अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वजूद को
ललकारने के रूप में इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। उस भाजपा का पक्ष रखने के लिए सुधीर प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत की ख्याति खरा खरा कहने के लिए है। कभी कभी उनका खरा काफी कटु महसूस होता है, पर खरी बात अमूमन कटु भी महसूस हो ही जाती है। तो सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में इस विषय पर तकनीकी पहलुओं को बताने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब खासतौर पर मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त जयेश सोढ़ी साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी मौजूद हैं। पहला सवाल उन्हीं से, पूरा देश सवाल कर रहा है, नरेंद्र मोदी जैसा दमदार नेता, देश का प्रधानमंत्री, और उस भारत देश के लोगों के साथ अमेरिका का ऐसा सलूक, ऐसा दुस्साहस, ऐसा निर्मम और अमानवीय व्यवहार। डॉक्टर हितेश वाजपेयी की पहली प्रतिक्रिया। देखिए, पहली चीज तो जैसा आपने अपने पैकेज में भी बताया हिमांशु जी कि डिपोर्टेशन एक लीगल प्रक्रिया है दो देशों के बीच में। और जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी अपने देश में इस बात को हमेशा उठाते हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स, खासतौर से जैसे हम रोहिंग्या के संदर्भ में कहते हैं कि वो हमारे देश में नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश हमसे लगा हुआ है तो बड़ी संख्या में वहां से लोग आते हैं। कई बार वोट बैंक की राजनीति के तहत उनको प्रश्रय भी दे दिया जाता है राज्यों में, लेकिन वो अल्टीमेटली देश के हित में नहीं है। तो हमारा आग्रह उनको भी उनके देश वापस भेजने का होता है। और जब भी इलीगल एक्टिविटी होती है तो हर देश अपने यहाँ के कानून के हिसाब से, डिपोर्टेशन जो उनकी ट्रीटी है उसके हिसाब से, जो प्रोटोकॉल्स हैं इमिग्रेशन सेल के उसके हिसाब से वो लोग उसको डील करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको भारत और अमेरिका के संबंधों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मेरी और आपकी मित्रता है, इसका ये अर्थ नहीं है कि मेरा छोटा भाई आपके घर में जाकर एक कमरे में चुपचाप बैठ जाए और आपको पता लगे कि हितेश वाजपेयी का छोटा भाई बैठा है तो आप सोचो कि नहीं हमारी मित्रता है, अब हम इसको क्या करें। तो स्वाभाविक है कि एक आध दो बार आप कॉल करेंगे कि भाई निकल जाए, नहीं तो फिर आप अपनी अथॉरिटी का उपयोग तो करेंगे ही करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इस प्रकार की कोई मोरालिटी का कोई बहुत इश्यू आना चाहिए, बल्कि ये दुखद है कि भारत का जो हमारा इतना सार्वभौमिक देश है, हमारी एक मर्यादा है, हमारे एक संबंध है, उसको धता दिखाते हुए यदि कुछ लोग जाकर संबंधों की आड़ में यदि इस प्रकार की गतिविधि करते हैं तो ये ठीक नहीं है और इसको बायलैटरली रोका जाना चाहिए। बायलैटरली मतलब लोग भी इस ओर ना बढ़ें, वहीं दूसरी ओर हम भी इस बात का ध्यान दें। इसीलिए माननीय जयशंकर जी ने अपने वक्तव्य में भी इस बात को रखा है कि जो इस प्रकार की गतिविधि लोग कराते हैं, कुछ एजेंट्स हैं जो लालच देके इस प्रकार से लोगों को मोटिवेट करके, जिसको डंकी रूट बोलते हैं, फिल्में भी बनी है इसके ऊपर, इसका उपयोग करते हैं, ये बंद होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसको लेकर राज्य सरकारें भी बड़ी कार्रवाई करेंगी और केंद्र भी इस दिशा में आगे बढ़ेगा। पर हाँ, बहरहाल जो कुछ भी है परिस्थिति दुखद है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हम लोग बैकफुट पे हैं। जब हमारे यहाँ के लोग इस प्रकार से इलीगली कहीं पर घुसपैठ करते हैं तो साहब घुसपैठिए तो घुसपैठिए होते हैं। हितेश वाजपेयी, आप बड़े शालीन तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, पर मामला इतना सरल नहीं है जितने सरल तरीके से आप व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्वासित किया गया इसको लेकर शिकायत नहीं है। अगर आप किसी देश में अवैध तरीके से रह रहे हैं और पकड़े जाते हैं तो उस देश को यह अधिकार है कि वो आपको वहां से बाहर निकाला दे दे। और सम्माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने तो काफी विस्तार के साथ संसद में बताया कि यह कोई आज की कहानी नहीं है। 2009 से निर्वासन की यह प्रक्रिया अमेरिका अपनाता आ रहा है और बड़ी संख्या में भारतीयों को भी निर्वासित किया गया है। और उन्होंने तो आधिकारिक संख्या भी बताई, 2018 से लेकर 2024 के बीच में 5,477 भारतीयों को निर्वासित किया गया। पर महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात डॉक्टर हितेश जी ये है, 5,477 लोगों के निर्वासन पर चूंकि भी आवाज नहीं आई थी, पर 104 भारतीयों के निर्वासन पर पूरा देश आंदोलित सा महसूस हो रहा है, आक्रोशित भी हो रहा है और अचंभित भी हो रहा है। वजह उसकी यह है कि तरीका जिसमें हथकड़ियां में बंधे हुए हैं, 40 घंटे का सफर रहा है, वॉशरूम तक अगर जाने की अनुमति दी गई तो वो भी हथकड़ियों में ही जाने की अनुमति दी गई, इस प्रकार का व्यवहार हुआ है। क्या डॉक्टर हितेश वाजपेयी को कोई दर्द
तकलीफ या पीड़ा इस व्यवहार को लेकर नहीं है, और क्या उन्हें नहीं लगता है कि भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस संदर्भ में अमेरिकी प्रशासन से बात करता और इन तरीकों को लेकर सवाल उठाता? इसके संदर्भ में डॉक्टर हितेश वाजपेयी की कोई दृष्टि है? देखिए, आपने फिर अगेन अपना ही उल्लेख किया कि 2009 से डिपोर्टेशन की प्रक्रिया जारी है, तो इसीलिए ये कोई सरकारों का विषय नहीं है। और फिर जैसा कि मैंने कहा, जो कंट्री जहां से डिपोर्ट किया जाता है, डिपोर्टिंग कंट्री जो होता है, वहां पर जो उनके इमिग्रेशन के और डिपोर्टेशन ट्रीटी होती है, उसके जो मानक होते हैं, उसके तहत ये कार्रवाई की जाती है। फिर भी इसको लेकर जो प्रश्न है, सरकार उसको लेकर सोचती नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि उनके नियम है, उसके तहत ही वो भेजे जाएंगे। मैं थोड़ी मदद करता हूं डॉक्टर हितेश वाजपेयी। मैंने तो कोशिश की थी कि आप शायद कुछ और रोशनी दे देंगे। जब आप तैयार नहीं है तो मैं रोशनी देता हूं, थोड़ी कोशिश करता हूं। एक गुस्तावो पेड्रो, उनको पता चला कि मेरे देश के लोगों को निर्वासित किया जा रहा है और इस तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने आपत्ति जताई, अपने 2 विमान भेजे और अपने नागरिकों को अपने विमान से ससम्मान लाने की व्यवस्था की। क्या डॉक्टर हितेश वाजपेयी को नहीं लगता है कि जब कोलंबिया जैसा देश इस प्रकार से अपने नागरिकों की गरिमा की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकता है, तो 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और नरेंद्र मोदी जैसे चमत्कारिक शख्सियत के प्रधानमंत्री होते हुए हम ऐसा कदम उठाने से संकोच कर रहे हैं, तो ये सवाल का विषय है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, पहली चीज तो देश आक्रोशित है ये शब्द नहीं कहना चाहिए, ठीक है, बल्कि हम शर्मिंदा है उन लोगों पर जिन्होंने यह हरकत की है। ये मैं बहुत स्पष्ट बोल दूं, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। और जब आप दूसरे देश में जाकर इस प्रकार की गतिविधि करते हैं तो आपके बहुत अधिकार नहीं रह पाते हैं जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि फिर भी इन चीजों को लेकर जितने सुझाव आए हैं उनको बायलैटरल टीटी के तहत एड्रेस किया जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत अमेरिका के संबंध, वहां पर रहने वाले बड़ी संख्या में जो भारतीय नागरिक हैं जो वहां की कार्ड्स ले चुके हैं या वहां पर वीजा पे नौकरी कर रहे हैं, जो लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी अवमानना ज्यादा होगी, क्योंकि ये तो चंद हजार या कुछ लोग हैं जो इस सूची में है। जो इस सूची में डॉक्टर हितेश वाजपेयी का कहना है कि वो लोग अपराधी हैं, गलत तरीके से वहां पर रह रहे हैं, तो उनके साथ अगर व्यवहार हो रहा है तो उसको लेकर देश आक्रोशित हो, इसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि देशवासियों को तो लज्जित होने की आवश्यकता है कि इस प्रकार का काम विदेश में हमारे लोग जाकर कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ में हैं। विपक्ष आज संसद में बहुत आक्रामक था, वहां हथकड़ी 104 भारतीयों को लगी, यहां पर विपक्ष के सांसदों ने खुद ही अपने हाथ में हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन किया। क्या कहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, अपराधियों के साथ खड़े हो गए आप? देश को तो शर्मिंदा होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर। कैसे लोगों को चुन लिया हम लोगों ने, कैसे मतलब मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन कैसे लोगों को चुन लिया हम लोगों ने कि हमारे यहाँ के लोग कहीं पर शरण लेने के गए या किसी तरीके से गए, माइग्रेंट्स हैं, काम करने के लिए गए, तरीका उनका सही या गलत हो सकता है, उनके साथ सरकार को खड़े होने की जगह पर आज सरकार का विदेश मंत्री, सरकार के प्रधानमंत्री हमारे और हमारे आदरणीय प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी अमेरिका के एक प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं। ये अपने आप में सबसे सोचनीय और शर्मनाक विषय है। हम ये नहीं कहते इलीगल इमिग्रेंट्स को आप उन लोगों ने बाहर नहीं किया, इससे पहले भी बाहर किया। अगर आपको मालूम है, पहली चीज तो हितेश वाजपेयी जी आंकड़े दुरुस्त करें, 7,25,000 हैं, चंद हजार नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कहीं पर भी लोग बेहतरी की तलाश में जाते हैं और यह आपके लिए शर्म का विषय है कि 2014 तक क्या नाम पिछले 70 सालों में मात्र 4 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स थे अमेरिका में भारत के, और मात्र 10 साल में 3.5 लाख से ज्यादा वहां पर और हो गए, यानी 50% की वृद्धि हुई है। ये आपने देश की हालत कर दी है। और हम तो कहते हैं नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, याद है आपको कुछ? आपके दोस्त भाई, आप मानवाधिकारों के साथ भी लाया जा सकता था।
आपने कभी इससे पहले ऐसे सुना है कि अमेरिका क्या नाम किसी अमेरिका का या किसी अन्य देश का वायुयान हमारे क्षेत्र में हमारे ही क्या नाम नागरिकों को लेकर के पहुंचाओ? इससे पहले आपने कभी सुना? कुवैत से हमने 2 लाख लोगों को जो है हिंदुस्तान बुलवाया था, अमेरिका कुवैत जब युद्ध हुआ था इराक और कुवैत का, याद है आपको? एयरलिफ्ट फिल्म भी बनी थी, लेकिन आपको नहीं। एक चीज मैं कहता हूं हिमांशु जी, थोड़ी सी कड़वी लगेगी, नोएडा का मीडिया हो, चाहे सारा सरकारी मीडिया हो, चाहे सत्ता समर्थक मीडिया हो, और भारतीय जनता पार्टी, यहीं पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार होती, राहुल गांधी की सरकार होती या इंडिया गठबंधन की सरकार होती, अभी तक चूड़ियां तोड़ रहा होता। अभी तक मेरे शब्दों को महिला विरोधी न मान लिया जाएगा, ठीक है ना? अभी तक चूड़ियां तोड़ करके पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा दिया होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने मीडिया के सहयोगियों के साथ में। इन लोगों को तो यह भी याद नहीं है कि डॉक्टर देवयानी बोरबड़े जो हमारी राजनयिक थी, उनको बांध दिया था, उनके हाथ में स्कार्फ बांध दिया था, हथकड़ी नहीं बांधी थी। तो हिंदुस्तान का डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का इतना रिएक्शन था कि हमने वहां उनके यहां के जो हमारे दूतावास था उनका अमेरिका का दिल्ली में, हमने वहां की सुरक्षा हटा ली थी। 2 मिनट में घुटनों पर आ गए थे वो। और उस समय मैं तारीफ करूंगा उस समय के क्या नाम सभी लोगों की। पूरा प्रधानमंत्री ने उनके डेलीगेशन से मिलने से मना कर दिया, उनके राजदूत से मिलने से मना कर दिया, सब लोगों ने उनके राजदूतों से मिलने से मना कर दिया, उनके डेलीगेशन से मिलने से मना कर दिया, और डॉक्टर देवयानी की ससम्मान वापसी हुई थी। हिमांशु जी, ये सरकार का फर्क होता है। जो सरकार अपने नागरिकों को ही अपराधी बता रही है, उससे बहस करने से फायदा क्या? आप कहां कोलंबिया की बात उनको बता रहे हैं? क्या हमारे पास हम इतने कमजोर हो गए कि हम अपने यात्री वायुयान को नहीं भेज सकते थे? 2, 4, 10, 100, 200। 1991 में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में 2 लाख लोगों को हमने एयरलिफ्ट कराया था। 1,78,000 लोग थे, और यहां पर अभी तो 18,000 को कराना कौन सी बहुत बड़ी बात है? हमारे पास ताकत है। हम अपने लोगों को इस तरीके से इज्जत के साथ नहीं ला सकते थे वापस? इससे पहले भी डिपोर्टेशन हुए हैं। कब डिपोर्टेशन अमेरिका ने जो है हाथ और पैर में हथकड़ियां बांध करके किया, बेड़ियां बांध करके किया? किस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं? और दूसरी बात जो सबसे बड़ी चीज है यहां पर, कि लोग अमेरिका जा रहे हैं, कोई खुशी से नहीं जाता है भाई साहब। अपने देश में अपनी जमीन बेच के जाता है, रिश्तेदारों से उधार लेकर के जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इसलिए जाता है कि आपके यहां पर काम नहीं है। आपकी सरकार हिंदू मुसलमान में फंसी हुई है। आपकी सरकार भारत पाकिस्तान में फंस करके लोगों को सांप्रदायिक बना करके, लोगों को जहर की खेती दे करके, रोजगार नहीं जहर की खेती दे करके वो उलझाना चाहती है। लोग जो है उसके बाद। अच्छा सुरेन जी, मेरा एक सवाल है आपसे। देखो, एक होती है सरकार, एक होती है दमदार सरकार, और ट्रंप तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने देश को कि अब आई है दमदार सरकार, तो कुछ तो अलग करना है। तो उन्होंने अलग करना शुरू किया है। तो उन्होंने सबको हथकड़ियां लगा कर भेजना शुरू किया है। सुरेंद्र राजपूत जी से मुझे जानना यह है कि भारत में भी वर्तमान सरकार के समर्थक ये दावा करते हैं कि ये एक दमदार और असरदार सरकार है। तो इस सरकार से सुरेंद्र राजपूत जी की अपेक्षा क्या है? जो निर्वासित किए गए हैं उनकी हथकड़ियां खोलकर लाए जाए, इतनी अपेक्षा है? या सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है कि इस सरकार को भी अपनी दमदारी दिखानी चाहिए? ये सरकार बताती है बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान यहां पर अवैध रूप से रह रहे हैं, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी यहां से रह रहे हैं। क्या सुरेंद्र राजपूत जी की ऐसी कोई अपेक्षा है कि दमदार सरकार ऐसा निर्वासन की प्रक्रिया अपनाकर दिखाए? जितने भी लोगों के संदर्भ में किस्से कहानी वर्तमान सरकार के समर्थक बताते हैं, हितेश जी भी हमें बताते हैं, बड़ी संख्या में अवैध लोग यहां पर रह रहे हैं, इनको अपने अपने देशों को में इसी तरीके से भिजवाए। सुरेंद्र जी के इस संदर्भ में कोई दृष्टि है? मैं दोनों जवाब देता हूं। पहली चीज, अमेरिका की दमदारी है, अमेरिका में रहे। अमेरिका की दमदारी या दादागिरी हिंदुस्तान पे कैसे चलेगी? जी, हिंदुस्तान पे नहीं चल पाएगी अमेरिका की दादागिरी। पहले भी कोशिश करी, डॉक्टर देवयानी के समय पर कोशिश की थी अमेरिका ने, हमने करारा जवाब दिया था। और करारा जवाब इंदिरा जी ने भी दिया था जब हमने पाकिस्तान के 1 पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए थे। 7वां बेड़ा निक्सन का आपको तो याद होगा हिमांशु जी, आप तो पढ़े लिखे, उन चंद पढ़े लिखे पत्रकारों में जो कम से कम अभी चरण वंदना नहीं कर रहे हैं भाजपा सरकार की। तो आपको तो मालूम था कि 7th फ्लीट आ रहा था निक्सन का। किस तरीके से हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि जिसको आना हुआ है 2 देश बनकर, बांग्लादेश बनकर रहेगा। वापस चले गए थे वो लोग।
ये होती है दमदारी। आप दमदारी दिखाइए, अमेरिका दमदारी अपने लोगों को दिखाए, अपने यहां दिखाए। हमारे यहां कैसे दिखा सकता है अमेरिका दमदारी? मानवाधिकार कुछ होते हैं, हमारे नागरिकों को इज्जत है। हां, यह सच है कि भाजपा की सरकार में हमारे यहां के नागरिकों की कोई इज्जत नहीं है। 2 कौड़ी की इज्जत इन्होंने कर दी है अमेरिका में आज की डेट में, और अपने आप को नमस्ते ट्रंप, हेलो डोनाल्ड, हेलो जी जिनपिंग, और उनको चाय पिलाना, पानी पिलाना, झूला झूलाना, फलानी चीज करना, गले मिलना, और वहां पर इस तरीके करना। सिर्फ जिसको कह सकते हैं डिप्लोमेटिक नौटंकी की मैं बात कह सकता हूं इसको, कि इसके अलावा कुछ किया हो तो बताइए। अपने देश के विजय की ताकत घटती जा रही है, रुपया का अवमूल्यन होता जा रहा है। अगर क्या नाम हमारा प्रोडक्शन की लाइन अगर ठीक रहती है हमारी, तो आज की डेट में अमेरिका हाथ जोड़ रहा होता हमारे से क्या नाम वर्कर्स के सामने और हिंदुस्तान के सामने, क्योंकि उसे चाहिए हमारे यहां के लोग। लेकिन नहीं, क्योंकि इनको तो मालूम है कि हिंदुस्तान की सरकार ऐसा कुछ करने से रही। तो सच बात यह है कि अमेरिका दमदारी दिखाए, अपने यहां दमदारी। क्या नाम 5 करोड़ 20 लाख की आबादी का देश है कोलंबिया, उसने दिखा दिया ना। उसने कहा हम अपने क्या नाम पैसेंजर विमान भेज करके बुला रहे हैं अपने यहां के इलीगल इमिग्रेंट्स को। इमिग्रेंट से अपराधी नहीं है वो। 1 मिनट में गुस्ताख ने बता दिया वहां पर कि साहब वो इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकते हैं, अपराधी नहीं। दूसरी बात, मैं तो कहता हूं, मैं आपको आंकड़ों के साथ 2004 से 2014 के बीच में लगभग हमने 22 से 24 हजार इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर भेजा। ये जो सरकार रोज बोलती है रोहिंग्या, ये मुसलमान, बांग्लादेशी, फलाना, आपको मालूम है हिमांशु जी, पिछले 11 साल में इनसे पूछ लीजिए ना, हितेश वाजपेयी से कितने लोगों को इन्होंने डिपोर्ट किया? 600 लोगों के आसपास का है। ये सरकार की असलियत है। सरकार जो है अपने अंदर भी कमजोर और बाहर भी कमजोर। ये सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी लगातार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे। हमारी कोशिश ये रहती है जब एक व्यक्ति बोले तो दूसरा व्यक्ति श्रोता की भूमिका में रहे। मुझे आना है डॉक्टर आलोक शुक्ला जी के पास। डॉक्टर हितेश वाजपेयी लेकिन आज सवालों के घेरे में है अपनी पार्टी या अपनी सरकार के चलते, इसलिए उन्हें मौका देने की मेरी जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर हितेश जी, क्या हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं आप? देखिए, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं, विपक्ष के हैं, लेकिन अब आप सोचो राजनयिक को घुसपैठिए से जोड़ लो। कल को आप बोलो कि कसाब को साहब हमने ऐसा किया था, तो इनको ये कोई भाई लॉजिकल नहीं है। इतने बड़े बड़े सीनियर पैनलिस्ट बैठे हैं, हिमांशु जी आप भी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस का। अब यूक्रेन और रशिया के युद्ध में जब हम लोग अपने छात्रों को लेकर आए, कोई हथकड़ी डाल के आए थे क्या? और आपको मालूम है कि इन परिस्थितियों में दोनों देशों से बात करके ये हमारी ताकत है साहब। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मेरा बहुत मासूम सा सवाल है आपसे। उन्होंने देवयानी का उल्लेख किया और डिप्लोमेट, और उसमें अंतर होना चाहिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सुरेंद्र राजपूत जी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तान की दमदारी रही। अगर राजनीति के साथ बदसलूकी की कोशिश अमेरिका की हुकूमत ने की तो हमने उसका जबरदस्त तरीके से प्रतिकार किया और पूरे देश ने प्रतिकार किया। वो उल्लेखित कर रहे थे कि सभी लोग उसमें एक राय होकर साथ थे, पक्ष या विपक्ष। ये उल्लेख करने की चेष्टा सुरेंद्र राजपूत की थी। दूसरा, आपसे फिर कहता हूं, 5477 लोगों को 6 साल में अमेरिका से देश निकाला दिया गया। किसी ने सवाल उठाया क्या? सभी तो बोल रहे हैं कि किसी भी देश में अगर आप अवैध रह रहे हैं तो उस देश को अख्तियार है निर्वासित करने का, लेकिन तरीके पर सवाल है। उस तरीके पर आपको ऐतराज नहीं है। ये बंधी हुई हथकड़ियां आपको पीड़ा नहीं दे रही हैं, इस बात से कुछ लोगों को पीड़ा है। इस विषय के साथ में हमारी चर्चा आगे बढ़ रही है। मेरे साथ डॉक्टर आलोक शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। शुक्ला साहब, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी दृष्टि, जो कुछ हो रहा है नियमानुसार हो रहा है, अतीत में भी ऐसा होता रहा है, या आप मानते हैं कि कुछ तो गलत है, गलत होते हुए भी जो किया जा रहा है वो उससे ज्यादा गलत है? हिमांशु जी, ये तो देखिए, इसमें तो कहीं कोई दो मत है ही नहीं कि अमेरिका ने जिस प्रकार का व्यवहार हमारे देश और हमारे नागरिकों के साथ किया है वो शोभनीय तो बिल्कुल भी नहीं है, और उसका प्रतिकार करना भी आवश्यक है। आपने कोलंबिया का उदाहरण दिया, तो हमारे यहाँ ये पूरा जहाज जो आया 4 जगह बीच में रुका, उसके उड़ने के बाद भी अगर हम कुछ कोशिश करते तो शायद हम लोग ये कर सकते थे कि सैनिक विमान नहीं आएगा वगैरह वगैरह। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी कहना चाहूँगा कि देखिए, एक नस्ल भेदी जो वातावरण पूरे विश्व में श्वेत और अश्वेत के बीच में है, अमेरिका उससे एक लंबे समय से जुड़ा हुआ है। जी, अमेरिका वैसे तो देखा जाए तो अप्रवासियों का ही देश है,
पूरा का पूरा तो इमिग्रेंट है, जो ओरिजिनल अमेरिकी हैं उनको उन्होंने खत्म कर दिया। यूरोप से लोग अमेरिका चले गए, वहां पर उन्होंने अमेरिका बसा लिया, अब कह रहे हैं कि बाहर से नहीं आने देंगे। तो लेकिन इसमें यह है कि जब शुरू में सबसे पहले उनका नेचुरलाइजेशन एक्ट बना था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय उस कानून में यह लिखा हुआ था कि केवल फ्री व्हाइट पर्संस को अमेरिकन सिटीजनशिप मिलेगी। फ्री होना चाहिए, स्लेव नहीं होना चाहिए और व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद बहुत लंबे समय और बहुत लंबी लड़ाई के बाद में फिर यह हुआ कि नहीं, दूसरे रंग के लोगों को भी अमेरिकन नागरिकता मिल सकती है। और हिंदुस्तानियों का विरोध अमेरिका कोई अभी से नहीं कर रहा है। आपको करीब करीब आज से 100 साल पहले जी वॉशिंगटन में भारतीय कॉलोनियों के ऊपर अमेरिका में हिंसात्मक बातें हुई हैं और लूटपाट हुई, लोगों को वहां से हटाया गया, भगाया गया। होता यह है कि वहां के लोगों को, जैसे हमें भी लगता है, आपने रोहिंग्यास का उदाहरण दिया, हमें भी ये लगता है कि बाहर के लोग आएंगे, हमारे जॉब खा जाएंगे। उनको लगता है कि साहब जो ये अप्रवासी आते हैं और अवैध हैं, तो उनको तो अपने जीवन के लिए बहुत ही सस्ते में काम करना है, हमारे जॉब चले जाएंगे। तो इसके कारण वो हमारे लोगों को अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, सुंदर पिचाई को तो नहीं निकालेंगे जी। जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनको वो ले करके अपने पास लेके जा रहे हैं। और जो हमारे गरीब लोग हैं उनको वो इस तरीके से निकाल रहे हैं। एक छोटी सी चीज और कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं हिमांशु जी, हमको ये सोचना ही होगा कि ये लोग जो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें और हमारी सरकार को इसके बारे में पता नहीं है जी। आप पंजाब चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, वहां गली गली में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, दीवारों पे विज्ञापन लगे हुए हैं। अमेरिका जाइए, कनाडा जाइए, इतने पैसे दीजिए, दलाल घूम रहे हैं खुलेआम। तो हम उन दलालों को क्यों नहीं रोक पाते? हमको पता है कि डंकी रूट से इतने लोग जा रहे हैं। एक साल में मेक्सिको के बॉर्डर पर 16,000 भारतीयों को रोका गया, डिटेन किया गया। करीब करीब 6-7 हजार भारतीयों को कनाडा के बॉर्डर पर एनकाउंटर किया गया। उसके बाद भी हम लोग अपने लोगों को जाने दे रहे हैं बड़े आसानी से। तो ये दलाल क्या सरकार की नजर में है नहीं, छुपे हुए हैं? ये तो संभव नहीं है। तो ये तो है ही कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, वगैरह वगैरह, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हम इसमें कुछ करते? एक बड़ा भारी कानून हमारे यहां पे बना हुआ इमिग्रेशन एक्ट जी। उस इमिग्रेशन एक्ट के तहत जो पासपोर्ट बनता है, उस पासपोर्ट में लिखा जाता है कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड या इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। और जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके पासपोर्ट में इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा जाता है। उनको देश के बाहर बिना प्रॉपर चेक किए नहीं निकलने दिया जाता। हम इसको और कड़ा क्यों नहीं करते? हम इन दलालों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराते? हम इन दलालों के ऊपर रोक क्यों नहीं लगाते? ये तो एक पहलू हुआ। डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब, आप तो बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, कई जिलों में कलेक्टर रहे हैं। ये हम बहुत हाय हाय कर रहे हैं, बताओ भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार और क्या कर रही मोदी सरकार। पर आपसे जानना ये चाहता हूं कि हम कई बार देखते हैं कि जब गली मोहल्ले में कोई आतन बदमाश कुछ अपराधों को लगातार करता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, पर बताया जाता है कि पुलिस की गाड़ी खराब हो गई है और वो अपराधी को हथकड़ी बांधे हुए पैदल ही जो है अदालत तक ले जाया जाता है। एक प्रकार का जुलूस सा निकाला जाता है। इसके संदर्भ में पुलिस अधिकारी ये दलील देते हैं कि एक वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है समाज में कि लोग अपराध करने से डरें, और जो व्यक्ति रंगदारी करता था इलाके में, वहां के लोगों को दिखे कि इस रंगदार की यह हालत हो जाती है। क्या आप मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का इस्तेमाल करके ये चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे देश में अवैध रूप से रहने वाले सचेत हो जाएं, क्योंकि उनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार होगा? क्या इस संदर्भ में वाकई ऐतराज का विषय है? क्या वाकई हम लोग अपराधियों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जब अनुमति नहीं है तो आप वहां क्यों रह रहे हैं, और अगर रह रहे हैं तो उसकी कीमत आपको चुकानी होगी। इसके संदर्भ में कोई नजरिया? हिमांशु जी, मैं देखिए, ये आपने जो उदाहरण दिया कि पुलिस वाले जो हैं वो मारते पीटते, झाड़ू मारते हुए लोगों को लेके जाते हैं, ये बात हम सही तो नहीं मान सकते जी। तो क्या मतलब पुलिस को गुंडागर्दी करने का अधिकार होना चाहिए? जी। पुलिस है कि गुंडे हैं? आप एक देश के राष्ट्रपति हैं, आप गुंडागर्दी करेंगे? और हमारे देश के जो लोग वहां गए हैं, अपनी मजबूरी से गए हैं, जैसे भी गए हैं, उनको आप टेररिस्ट मानते हैं, उनको आप आदतन अपराधी मानते हैं, तो फिर तो आप उनको सूली दे दीजिए, टांग दीजिए, मारते मारते भी लेकर आइए।
रास्ते पर जैसे जुलूस निकलता है, गुंडों का पुलिस जुलूस निकालती है, तो फिर आगे से वो जुलूस निकाल के रास्ते पर मारते हुए भी लेके आएंगे। तो इस बात को तो नहीं स्वीकार इस बात को स्वीकार नहीं जा सकता। लेकिन मेरे साथ में सोढ़ी साहब हैं। सोढ़ी साहब, मैं पढ़ रहा था, इसमें बताया गया कि सैन्य विमानों का इस्तेमाल तकरीबन 4 गुना ज्यादा खर्चीला है सामान्य पैसेंजर विमानों के माध्यम से डिपोर्ट करने की प्रक्रिया के। 4 गुना ज्यादा, पर फिर भी उस रास्ते को अख्तियार किया गया है। कई देशों के साथ संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया के तहत। हमारे अपने देश में ही एक नाराजगी का वातावरण बन रहा है अमेरिका को लेकर भी, और मौजूदा सरकार के चुप्पी को लेकर भी। आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा ट्रंप क्यों कर रहे हैं? जैन डॉक्टर हिमांशु जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पिछले महीने 29 जून को जब डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स 1, जो कि उनके राष्ट्रपति का हवाई जहाज है, जब उसमें उड़ान भर रहे थे, तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कई देश हैं जो कि अमेरिका के लिए हानिकारक हैं। उन देशों में नाम लिया उन्होंने भारत का। जिस तरह से भारत के अवैध इमिग्रेंट्स को भेजा गया, मैं मानता हूं ये इलीगल इमिग्रेंट्स ने भारत के कानून तोड़े, अमेरिका के कानून तोड़े, उनका वापस आना बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने उनको हथकड़ियां और बेड़े पहना के भेजा, क्या अमेरिका ब्रिटेन या फ्रांस के अवैध इमिग्रेंट्स को ऐसा भेजता? कभी नहीं। ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति का रवैया है, ये क्लियरली बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारी देश की तो बेइज्जती हुई है, हमारे इतने नागरिकों की बेइज्जती हुई है। आखिर कोई भारत का नागरिक भारत छोड़ के बाहर क्यों जा रहा है? वो खुशी से कोई भी अपने शहर को, अपने राज्य को, अपने देश को छोड़ के नहीं जाता है। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि भारत में राजनीतिक पार्टीज को इकट्ठे बैठना होगा कि आखिर ऐसा क्या है कि 77 साल हो गए हमें आजादी के, और आज भी हमारे भारत के नागरिक नौकरियों के लिए बाहर जा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि अमेरिका और कनाडा और ब्रिटेन के नागरिक अपना देश छोड़ के भारत आ रहे हैं नौकरियों के लिए? भारत के नागरिक क्यों जा रहे हैं? इस चीज के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के इसका कोई हल निकालना होगा। डॉक्टर साहब, पिछले 10 साल में 12.5 लाख भारतीय नागरिकों ने लीगल तरीके से भारत की नागरिकता छोड़ी। 12.5 लाख नागरिक तो ऑफिशियल तरीके, लाखों लोग हैं जो कि ये डंकी रास्ते से विदेशों में गए। तो ये दिखाता है कि हमें अपने अंदर पहले इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं कि हमारे नागरिक बाहर छोड़ के जा रहे हैं। और दूसरी जो सबक और सीख हमें लेनी चाहिए कि अगर अमेरिका अवैध नागरिकों को भेज सकता है, हम लोग रोहिंग्या को या बाकी इलीगल इमिग्रेंट्स को क्यों नहीं भेज रहे हैं? हम उसका एक चुनावी प्रचार जरूर करते हैं, लेकिन अगर जो मैंने आंकड़े रिसर्च की, पिछले 10 साल में सिर्फ 18 रोहिंग्या लोगों को भारत से भेजा गया है। 10 साल में सिर्फ 18। तो इस चीज के लिए हमें भी सोच विचार करना होगा कि अब वक्त आ चुका है, हमें कड़े कदम उठाने होंगे अपने भी इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ। हमें अपना उत्पादन बढ़ाना होगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी राज्य में पावर में तो है, सिर्फ केंद्रीय सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर मंथन करना चाहिए और भारत में नौकरियां पैदा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हो रहा है ये भारत की छवि के लिए, भारत के नागरिकों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बस एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, आपका आंकलन बिल्कुल सही है। जब सेना का हवाई जहाज इस्तेमाल होता है उसमें 4-5 गुना खर्चा आता है, और ये अमेरिका ने जो अपना ग्लोब मास्टर भेजा वो उसने फ्री में नहीं भेजा, इसका पैसा अमेरिका भारत से लेगा। तो हमें 4 गुना हमारा नुकसान हुआ। अगर भारत ने अपना एयर इंडिया का या किसी प्राइवेट प्लेन भेजा होता, हमें उतना सस्ता पड़ता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे तो कमाए अपना सैनिक हवाई जहाज भेज के, प्लस उसे मैसेज भी दिया जिस तरह से वो भारत को असल में दिल के अंदर जगह जो है उनकी। पर सोढ़ी साहब, आपसे जानना ये चाहता हूं, ये हथियारबंद आतंकी तो थे नहीं, ये तो अवैध प्रवासी थे, और जब सैन्य विमान में चढ़ा दिए तो भी बेड़िया बांधकर इन्हें रखा गया। आप समझ पा रहे हैं कि इस तरीके का इस्तेमाल करके ट्रंप दुनिया को संदेश क्या देना चाह रहे हैं? इस पर कोई आपकी दृष्टि है, भारत से इतर भी? डॉक्टर साहब, जब जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, पिछले साल अमेरिका ने 2.71 लाख
अवैध लोगों को अलग अलग देश में भेजा, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं खबर नहीं आई क्योंकि एक तरीके से किया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो रास्ता इस्तेमाल किया, उसने अपने नागरिकों को, दुनिया को एक मैसेज दिया कि अब मैं वैसा राष्ट्रपति आ गया हूं जो अमेरिका के इतिहास में पहली बार आया हूं। और उन्होंने इनॉग्रेशन स्पीच में भी कहा, जब उनका शपथ ग्रहण हुआ 20 जनवरी को, उन्होंने कहा अमेरिका का स्वर्ण जो अवधि है वो अब शुरू होती है। यानी कि वो अपने नागरिकों को, दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो आज तक किसी अमेरिका राष्ट्रपति नहीं किया वो ये करेंगे। और इसी चीज में, जो जैसे मैंने पहले कहा, भारत, कोलंबिया, मेक्सिको जैसे गरीब देशों को इस बेइज्जती करके हमारे नागरिकों को भेजना, वाकई में डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया है कि उनके दिल के अंदर अभी वो ब्लैक और व्हाइट वाला जो सिंड्रोम है, जो व्हाइट सुपरमेसी है, वो बिल्कुल है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसी हरकत ब्रिटेन के साथ करते, फ्रांस के साथ करते अगर उनका कोई इलीगल इमिग्रेंट होता अमेरिका में? कभी नहीं करते। तो मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, काफ़ी विस्तार से बातचीत हो चुकी है, आपके पास वापस लौटता हूँ। कुछ आपके अंदर भारतीयता का भाव जागा हो, भारतीय गरिमा के प्रति आपका आग्रह जागा हो, और विश्व की महाशक्ति बनने के संदर्भ में जो मुगालते पाल बैठे थे उसकी असलियत के संदर्भ में कोई बोध जागा हो। कुछ आक्रोश है, कुछ गुस्सा है, कुछ दर्द है आपके अंदर कि हमारे साथ क्या करने की गुस्ताखी की गई है, और इसका प्रतिकार करने की कोई जरूरत डॉक्टर हितेश वाजपेयी जैसा चिंतक महसूस कर पा रहा है? देखिए हिमांशु जी, 2-3 बातें हैं। पहली चीज, जो आप मुझे उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपको बोल दूं, इससे आप भी मुक्त रहिए और मैं भी मुक्त हूं। भारत मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसका इस घटना से कोई आइसोलेटेड, कोई सीधा संबंध नहीं है। तीसरी बात, जो एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है इसके अंतर्गत, मानव अधिकारों की बात है या हमारे नागरिकों की इस कह सकते हैं, यदि हम अपराध भी माने, इस अपराध को करने के बाद भी उनके यदि कुछ मौलिक काउंसलर एक्सेस तो हर इनलीगल इमिग्रेंट्स को भी मिलती। अमेरिका ने हमारे इन लोगों को काउंसलर वो भी नहीं दिया। आप जब कोई आदमी आता है तो उसके लिए 100 करोड़ रुपए का तो नमस्ते ट्रंप कर देते हैं, लेकिन जब हमारी बात, बहुत अच्छी बात कही हमारे जो क्या नाम ये डिफेंस एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि ये रेसिस्ट तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में अपने आप को स्थापित, वो अपने आप को कहीं पर भी स्थापित करे, हमसे मतलब नहीं है। क्योंकि अमेरिका में वो क्या कर रहा है उनका आंतरिक मामला, हम नरेंद्र मोदी नहीं है कि उनके यहाँ पर जाकर के चुनाव को प्रधानमंत्री के ना प्रभावित करने की कोशिश करें। लेकिन अगर वो कोई काम ऐसा करेगा जिससे कि हिंदुस्तानी के अधिकार पर, हिंदुस्तानी के हक पर, हिंदुस्तानी की इज्जत पर और हिंदुस्तान की सरकार की इज्जत पर कहीं कोई साख पर बट्टा लगता है, तो निश्चित तौर पर भारत की सरकार को उस साख को बचाने के लिए हर संभव मुमकिन प्रयास करने चाहिए। दुर्भाग्य है आज की डेट में कि भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर आज एक अमेरिकन सेक्रेटरी के नौकर की तरीके से बात कर रहा है कि साहब ये तो कानूनन है। अरे भाड़ में जाए ऐसा कानून, उनका कानून है, क्या आपका कभी कानून है? आप हमको बताइए ना। क्या आप, क्या नाम है, जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट थे उनके लिए भी तो कानून था, उनके क्षेत्र में सैनिक विमान अमेरिका का नहीं आएगा। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, उसको विमान को वापस जाना पड़ा और इन्होंने पैसेंजर प्लेन भेजा कर भैया इसमें लाद दो, हम ले जा रहे। तो इमिग्रेंट्स है लेकिन नागरिक है हमारे, कोई उग्रवादी आतंकवादी नहीं है। और यहां पर नौकरियों की कमी है, सभी लोगों ने कहा, यह बात हितेश जी ने भी मानी, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आप क्या उन लोगों को सिर्फ 5 किलो राशन पर वो कर देंगे? उनकी नस्लें तबाह हो चुकी हैं सर। चूंकि मैं हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मेरा साबका है, हरियाणा में ससुराल है, पंजाब में मेरी ननिहाल है, तो मैं जानता हूं वहां पर किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, गली गली में हो रही हैं, और सरकार इनको बढ़ावा दे रही है। मैं आपको बताऊं रीजन क्या है कि यहां से जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ डॉलर आएंगे, तो सरकार कहती है आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना हो गया। यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि भारत की सरकार की साख खो रही है, भारतीय नागरिक की साख खो रही है, भारतीय रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। और जो अभी हितेश वाजपेयी जी कह रहे थे कि तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है, तो मैं एक चीज और बता देता हूं हितेश वाजपेयी जी, आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं। हमारी पर कैपिटल इनकम $2460 या $80 के आसपास है, और जिस जापान को हम क्रॉस करने की बात कर रहे हैं ना 5वीं अर्थव्यवस्था के नाम पर, उसकी पर कैपिटल इनकम $1000 है सर, और अमेरिका की पर कैपिटल इनकम $80,000 है। तो आप 2000 के आदमी, आप हमारे यहां पर, हम नहीं क्रॉस कर रहे हैं, आप अडानी को क्रॉस करवा रहे हैं।
कैपिटल क्रॉनी कैपिटलिस्टों की अर्थव्यवस्था को आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसमें गरीब का और नुकसान हो रहा है और अमीर फायदे में जा रहा है। लेकिन मैं डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब अब निर्णायक बातचीत पर आना चाहता हूं। वर्तमान समय में भारत सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मेरा यह सवाल था डॉक्टर हितेश वाजपेयी से। ये 104 क्या अंतिम कहानी हो सकती है? हमें ऐसा दृश्य दोबारा देखने को ना मिले। इसके संदर्भ में क्या भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में कुछ है? भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में बहुत कुछ है हिमांशु जी। हमारी अमेरिका के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है। अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत में, उनको बुलाना चाहिए MEA में, और उनको बुला करके भारत सरकार को कहना चाहिए और बताना चाहिए कि भारत सरकार इस बात से खुश नहीं है। और उसके अलावा जो हमारे राजदूत अमेरिका में हैं उनको वहां पर बातचीत करनी चाहिए डिप्लोमेटिक तरीके से, जो कि पब्लिक व्यू में नहीं होगी, अंदर अंदर होगी, लेकिन ये सारी बात होनी चाहिए कि भाई ये इस तरह की घटना रिपीट ना हो। और दूसरी चीज जो सैन्य जहाज का सवाल है, वो तो जब तक कि देखिए सैन्य जहाज है, वो कोई नागरिक जहाज नहीं है। नागरिक जहाज भी हमारी एयर स्पेस में तब तक नहीं घुस सकता जब तक हमारी सरकार परमिशन ना दे। तो सैन्य जहाज को इस तरीके से उतरने की परमिशन देना, ये कोई हमारी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज तो चल नहीं रही है जी। तो ये हमको थोड़ा ये जताना पड़ेगा कि हम लोग ऐसे नहीं है कि आप हमको बिल्कुल एकदम लल्लू पंजू समझ ले और हमारे साथ कुछ भी कर दें। और ये जताने के बहुत तरीके हैं, बिना पब्लिक व्यू में ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के हम लोग अंदर अंदर बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और अच्छा, डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार या नरेंद्र मोदी की इस मसले पर चुप्पी एक दीर्घकालिक रणनीति के तहत है? क्योंकि ट्रंप के पास दो हथियार थे, एक निर्वासन और दूसरा टैरिफ। भारत टैरिफ संबंधी किसी पाबंदी से बचने की कोशिश में है, इसलिए इस मुद्दे को लेकर अड़ नहीं रहा है। इसके संदर्भ में आपका कोई नजरिया? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि टैरिफ को आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, बल्कि जितना हम झुकते जाएंगे उतना ही वो हमारे साथ में और दुर्व्यवहार करेंगे। बड़ी सीधी सी बात है। आप देखिए, चीन ने $1 ट्रिलियन का बैलेंस ऑफ ट्रेड पूरी दुनिया में हम आज बढ़ा करके रखा हुआ है। अमेरिका ने उनके ऊपर इतनी पाबंदियां लगाई, उसके बाद भी चीन का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका के साथ वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और आप ये देखिए कि क्या चीन के नागरिकों को इस तरह से निकाल सकते हैं वो? तो हमको अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी और ये हमको दिखाना पड़ेगा कि हम शक्तिशाली हैं। दुनिया में कमजोर को कोई नहीं सुनता। तो सोडी साहब, आखिरी बातचीत के लिए क्या हम माने कि ट्रंप ने वस्तुतः हिंदुस्तान को ललकारा है? उसने केवल 104 भारतीयों को हथकड़ी बांधकर निर्वासित नहीं किया है, बल्कि अपने सैन्य विमान को भी भारत की सरजमी पर उतारा है। क्या हमें इसको इसी रूप में लेना चाहिए? और क्या हम उम्मीद करें, नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं, 12-13 तारीख को उनकी अमेरिका यात्रा प्रस्तावित है, भारत इस मुद्दे को रेस करेगा, उस मुद्दे पर असहमति जताएगा? और क्या ऐसी उम्मीद आपको बदलती है कि अब यह दृश्य हमें देखने को नहीं मिलेगा? डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने 29 जनवरी को उस लिस्ट में भारत को शामिल करके जो उन्होंने कहा कि ये देश अमेरिका के लिए हानिकारक हैं, 29 जनवरी को ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक साफ संदेश दे दिया। और जिस तरह से अभी फौजी विमान में 104 भारतीय नागरिक भेजे गए, ये दोबारा एक डोनाल्ड ट्रंप ने शो ऑफ स्ट्रेंथ कर दिया कि भारत अमेरिका रिलेशन में वही होगा जो अमेरिका चाहेगा। तो मेरी उम्मीद ये है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे जाएंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंशियल लेवल पे ये बातचीत ना भी उठे, क्योंकि वो मुद्दे टाइम कम होता है और कई मुद्दे होते हैं, डेफिनेटली फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे ये बात जरूर उठनी चाहिए। हमारी एम्बेसी को वहां इस इशू को रेज करना चाहिए कि आगे से आपने जो भी भेजने हैं आप हमें बताइए, हम अपने हवाई जहाज भेजेंगे, हम उनको लेके आएंगे। आखिर 2009 से ये प्रक्रिया चलती आई है, तब ना कोई हंगामा हुआ, ना कोई टीवी डिबेट हुई, ना कोई मीडिया में इतना आया, क्योंकि तब 2009 से लेके पिछले साल तक उसे एक अच्छी प्रक्रिया के तहत अमेरिका ने भी किया और भारत ने भी स्वीकार किया। लेकिन जिस तरह से इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने किया, डेफिनेटली उसने बहुत बड़े संदेश दिए हैं। हमें कोई ना कोई लेवल पे हमें इसको आवाज उठानी चाहिए, अन्यथा डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये किया है, कल वो कोई और बड़ी चीज कर सकता है। तो हम कुल मिला के आज इस बातचीत के मर पर पहुंचे तो खुशफहमी से हमें उबरना चाहिए।
140 करोड़ की आबादी को सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी हुकूमत ने ललकारा है। ये केवल नरेंद्र मोदी के स्तर पर प्रतिकार का विषय नहीं है, भारत सरकार के स्तर पर प्रतिकार का विषय नहीं है, बल्कि हर भारतीय के स्तर पर प्रतिकार का विषय है। हम लोग जो अपना भविष्य अमेरिका में ही सुनहरा देख पाते हैं, उन्हें नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। क्या ऐसा देश हमारे सपनों का देश हो सकता है, या हमारे सपने क्या ऐसे देश के साथ साकार करने की जरूरत हमारे जीवन में है, यह हमारे लिए विचार का विषय हो जाएगा। और भारत सरकार के संदर्भ में तो अपेक्षा इतनी है, अपनी खुददारी, अपनी दमदारी को नए सिरे से परखने की जरूरत है। इसका प्रतिकार होना चाहिए। यह दृश्य आपत्तिपूर्ण तो है, पर साथ साथ खेदपूर्ण भी है। इस खेदपूर्ण दृश्य की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसी भारत सरकार से अपेक्षा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का। तो इस देश की आबादी के साथ जो अपेक्षा मैंने की, उसको व्यक्त करते हुए एक कमाल का दोहा हमें मिला है। रहीम ने कहा कि रहीमन तब लागी ठारिये, दान मान सम्मान घटत मान देखिए, जब ही तुरत ही करी प्यान। रहीमदास जी कहते हैं कि किसी भी स्थान पर तब तक ठहरिए जब तक आपको मान और सम्मान के साथ कुछ मिलता है। जब अपना मान सम्मान वहां कम होते देखें तो वहां से पलायन कर जाइए। अमेरिका में अपने सपने साकार करने के लिए पहुंचे भारतीयों को नए सिरे से इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या वाकई अमेरिका वो धरती है जहां पर उन्हें मेहनत और मशक्कत करने की जरूरत है, या भारत में वो सब सामर्थ्य है जिसके चलते आप अपने सपनों को यहीं साकार कर सकते हैं। इस विचार के साथ अब मुझे दिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए